एडवोकेट गुरुदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, सन 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। उनसे पहले ये देश अंग्रेजों का शासन चल रहा था और उनसे पहले इस देश में मुगलों का शासन का साथ साथ राजरचना का शासन चल रहा था। उस वक्त मनुवादियों का कोई नुकसान नहीं हुआ करता था। ये लोग आजादी का साथ मलाई खा रहे थे। जब भारतवर्ष में अंग्रेजों ने शासन किए और कानून बनाए और आजादी के लिए इस देश का लोग टूट पड़े। जब कानून बना तो उस कानून में शूद्रों को पढ़ने की आजादी मिल गया। उसके साथ साथ सती जैसे कलंकित प्रथा को भारतवर्ष से मिटाने के लिए अंग्रेज ने जो कानून बनाया, ब्राह्मण बात को सख्त धक्का देने लगा तो ये आजादी के लिए चिल्लाए और आजादी का वार होते होते 1947 में ये देश आजादी हो गया। लेकिन पीछे हम चले जाते हैं। क्यों? सवर्णों यूनाइटेड हो जाते हैं भारतवर्ष में। जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भारत में ब्रिटिश एम्पायर का द्वारा किया गया था लंदन में, बाबा साहेब अम्बेडकर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए और उस फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब अम्बेडकर डेमोक्रेसी का नींव रखते हैं और डेमोक्रेसी के बारे में वकालत करते हैं और उस डेमोक्रेसी में शूद्रों को राजनीतिक ताकत का साथ साथ अर्थनैतिक ताकत और सोशल आजादी का बात कर देते हैं। जब ये बात सवर्णों को पता चल जाता है तो सवर्णों का लीडरशिप करने वाले नेता मोहनदास करमचंद गांधी जी तिलमिला जाते हैं और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। जिस गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जाने के लिए मना कर रहे थे, क्यों गए? इनका जो मजबूरी था, उनको मजबूर कौन कर दिए? बाबा साहेब अम्बेडकर। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डेमोक्रेसी का दावा और डेमोक्रेसी का शासन मांग कर दिए थे और उस डेमोक्रेसी में शूद्रों को आजादी मांग रखे थे। इसीलिए उस वक्त का सवर्ण तिलमिला गए और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी अटेंड हो जाते हैं और वहां ही इन लोगों का मेंटल एटीट्यूड पता चल जाता है और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो घट गया वो पुनः पैक्ट को देखने के बाद पता चलता है। और फर्स्ट टाइम जब 1945 में भारतवर्ष में जनरल इलेक्शन हुआ, उस जनरल इलेक्शन में भारत का 15% ब्राह्मण उच्च जाति का लोग, सवर्ण जाति का लोग यूनाइटेड हो जाते हैं और हर हाल में डॉक्टर अंबेडकर जी को हराने के लिए अपना तन मन धन शाम दाम दंड वेद छल और कपट षड्यंत्र यूज कर देते हैं और बाबा साहेब का मिशन को रोकते हैं। उस वक्त बाबा साहेब का मिशन उत्तर भारत में खड़ा हो नहीं पा रहा था, दूसरी तरफ साउथ इंडिया में भी बिखर गया था क्योंकि गांधी जी का द्वारा और कांग्रेस का द्वारा कुछ हरिजन पैदा हो चुके थे, क्योंकि ये जानते हैं इनको यूनाइटेड रहना है। तो क्यों ये लोग यूनाइटेड रहते हैं 15% और हमें क्यों तोड़ते हैं? हम लोगों को इसीलिए तोड़ते हैं कि हम यूनाइटेड हो गए, मतलब उनका राजपाट चला जाता है और उनका षड्यंत्र का फलस्वरूप आज भी ये लोग शासन का गद्दी में बैठ जाते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जीते जी अकेले शेर की तरह लड़ते हैं और हमारा लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दे देते हैं। उनके बाद दादा साहब कांशीराम उभरते हैं भारतवर्ष में और 1585 का मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर देते हैं। जब से भारतवर्ष में 15 और 85 का मैथमेटिक्स कैलकुलेशन हो गया, मनुवादियों का नींद उड़ गया। सबसे ज्यादा मनुवादी रीति रिवाज चलाने वाला स्टेट उत्तर प्रदेश में ही दादा साहब कांशीराम और बहन मायावती जी का जोर से चोट देते हैं और वहां 4-4 बार शूद्रों अपना शासन का गद्दी में बैठ जाता है। ये 15 और ये 85, 15 और 85 का खेल हमें कौन सिखाया? दादा साहब कांशीराम ने हमें सिखाया।
तो ये 1585 जब से ब्राह्मण जान चुके हैं, ब्राह्मण और सवर्ण ये बात 1930 से जान चुके हैं। इसीलिए ये लोग उस वक्त का हिंदू महासभा, उस वक्त का कांग्रेस, उस वक्त का जनसंघ और उस वक्त का कम्युनिस्ट सब यूनाइटेड फोरम में आके साहब का बाबा साहेब अम्बेडकर को हरा रहे थे। और दादा साहब कांशीराम इनको सही से समझ गए और 1585 का खेल शुरू कर दिए। तो आज का तारीख में सवर्ण कभी भी बिखरते नहीं। ये इन लोगों का पावरफुल नेशनल पार्टी क्या क्या है? इन लोगों का पावरफुल नेशनल पार्टी है बीजेपी, नंबर 1 में आज का तारीख में सवर्णों का पावरफुल नेशनल पार्टी। नंबर 2 में कांग्रेस है, सवर्णों का नेशनल पार्टी। नंबर 3 में तृणमूल कांग्रेस है, सवर्णों का नेशनल पार्टी। जब जब ये तीनों पार्टी, खासकर की दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों पार्टी बड़ा भैया और छोटा भैया है। जब तक कांग्रेस मजबूत था तब तक सवर्ण उस खेमे में बैठे थे और शासन का मलाई खा रहे थे। बीजेपी जब कांग्रेस जब वीक हो गया तो कांग्रेस का खेमा छोड़कर अब ये बीजेपी का खेमा में शामिल हो गए फिर मलाई खाने के लिए, क्योंकि उनका रणनीति तय है, उनका रणनीति तय है और उनका पॉपुलेशन भी ये तय कर चुके हैं। हर हाल में ये 15% लोगों को यूनाइटेड होकर रहना ही होगा, तब जाके भारतवर्ष में शूद्रों को ये शासन करेंगे। इसीलिए सवर्णों पार्टी को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी बाइकआउट कर देना चाहिए। जब तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड माइनॉरिटी का लोग इन तीनों सवर्ण पार्टियों को, खास करके जितने भी सवर्ण पार्टियों को बाइकआउट नहीं करेंगे, तब तक ये लोग इसी जलील का जिंदगी जीते रहेंगे। क्या देखिए आप पंजाब को, बहन मायावती जी का सिंपल स्टेटमेंट आ जाता है, पंजाब में इस बार शेड्यूल कास्ट का सीएम बनेगा। पॉलिटिकल चाल को कांग्रेस समझ गया और अपना सीएम बदल डाले और एक ऐसी लोगों को शेड्यूल कास्ट का पंजाब का सीएम बना डाले। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर जब जिंदा थे उस वक्त ऐसे ही कांग्रेस हरिजन बनाकर हमारा लोगों को ठगता था, आज भी हमें ठग रहे हैं। ये 15% लोग कितना स्ट्रांग और कितना यूनाइटेड है, उनसे हम लोगों को सीखना चाहिए। हमारा अंदर ही अंदर जो डिवीजन है इनको हम लोग तोड़ना चाहिए। हमें सीखना चाहिए सवर्णों का 15% का गठबंधन कैसे मजबूत है, ये कैसे मजबूती के साथ अपना ताकत को यूनाइटेड करते हैं, हमारा वोट को बटर के लेते हैं और वो शासन का दिन बढ़ जाते हैं। इसीलिए दादा साहब कांशीराम 1585 किए। तो हम 85 कब समझेंगे ये बात? जब ये 85 ये बात समझ जाएंगे, सवर्ण पार्टी को बाइकआउट करने लगेंगे, सवर्ण लीडरों को बाइकआउट करने लगेंगे, तब ये देश का रहने वाले शूद्र इस देश का हुक्मरान बन जाएंगे। वर्तमान तारीख में आप सब लोग सोशल मीडिया को भरपूर यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया का द्वारा हम सब लोगों को अपना इतिहास के बारे में पता चल रहा है। सोशल मीडिया का द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर का द्वारा किया गया कार्य के बारे में पता चल रहा है। उसके साथ साथ बसपा का पॉलिटिकल जनाधार और बसपा का स्ट्रेंथ और बसपा का ताकत क्या है लोगों को अब पता चल रहा है। नहीं तो बहुत साल पहले हम लोग ये सोचते थे, जब बहन मायावती जी, भारत का लोग ये सोचते थे बहन मायावती जी पत्थर का पीछे पैसा लगा रही है। बिल्कुल ये नहीं था, क्योंकि मनुवादी मीडिया ऐसे बता रहा था। ये जो जो बहन मायावती जी जो पार्क बनाई है वो धरोहर है, वो दलितों का धरोहर है, शूद्रों का धरोहर है। एक सख्त शासक ही ऐसा काम करता है। जब सोशल मीडिया बन गया तब हमारा लोगों को ये बात पता चल गया। तो आप लोग भी सवर्णों की तरह यूनाइटेड बन जाइए। 85% पॉपुलेशन यूनाइटेड होगी, बहुजन समाज को आगे लेने के लिए कोशिश कीजिए। जब 85% यूनाइटेड हो जाएंगे, बहुजन समाज का पार्टी आगे बढ़ेगा और देश में हुक्मरान बनेगा। साथियों, छोटा सा ये बात है, ये छोटा बात को समझ जाना चाहिए। छोटा बात ये है 15% कितना मजबूत है। ये कभी भी अपना पार्टी को गद्दार नहीं करते, ये आंख मूंद कर इधर बीजेपी को वोट देते हैं, इधर कांग्रेस को देते हैं और किसी को नहीं, नेशन में और कहीं पर भी इनका वोट नहीं गिरता। जब तक कांग्रेस मजबूत है तब तक उन्हें वहां वोट दे रहे थे। अब कांग्रेस कमजोर हो गया, बीजेपी, ये दोनों पार्टी सवर्णों का पार्टी। उड़ीसा में बीजेडी भी सवर्णों का पार्टी है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भी सवर्णों का पार्टी है,
दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी सवर्णों का पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी सवर्णों का पार्टी है। ऐसे पार्टियों को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी लोग बाइकआउट कर देना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी कभी भी हमारा भलाई करने वाला नहीं है। ये पॉलिटिकल खेल है, इनको आप सही से समझिए और आप न ताकत को यूनाइटेड कीजिए और देश का हुक्मरान बनिए। नहीं तो आने वाला कल आपका नस्ल को यहाँ जीने के लिए अधिकार नहीं मिलेगा, 2 वक्त का रोटी नहीं मिलेगा, एजुकेशन महंगा हो जाएगा, हो चुका है, मेडिकल महंगा हो चुका है और हमारा जिंदगी बदतर से बदतर जिंदगी होगा। आइए अब हम सब 85% लोग दादा साहब कांशीराम का बात मानकर यूनाइटेड हो जाएंगे और इस देश का धरोहर को संभालेंगे, मेडिकल को प्राइवेटाइजेशन से रोकेंगे, एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन से रोकेंगे, गवर्नमेंट का हाथ में हेल्थ एजुकेशन सेक्टर को लाएंगे और देश का सिटीजन को जीने के लिए आजादी देंगे। साथियों, अब सब लोग इस मुहिम में जुट जाइए। 15% लोगों को यूनाइटेड कीजिए, सॉरी 85% लोगों को यूनाइटेड कीजिए, 15% लोगों को बाइकआउट कीजिए। इनको कहते हैं पॉलिटिकल बाइकआउट। जब तक हम लोगों ने पॉलिटिकल बाइकआउट नहीं करेंगे 15% लोगों को, तब तक 85% लोग इस देश का हुक्मरान बन नहीं पाएंगे। 15% लोगों का जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, सवर्णों का जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, इनको बाइकआउट करना ही चाहिए। इस गणित का खेल को समझिए। कब तक हम 15% लोगों का गुलाम बन के रहेंगे? तनिक तो आप लोग सोचिए, इतनी ताकत है, इतने जनसंख्या में भारी होते हुए भी आप लोग आज भारतवर्ष में जलील का जिंदगी जी रहे। सबसे बड़ा कारण ये है, आप कभी भी बहुजन समाज का पार्टी को कभी भी सपोर्ट नहीं किए। इसीलिए आज हमारा माँ, बहन, बेटी का इज्जत तार तार हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन बद से बदतर हो रहा है, हमारा हेल्थ सेक्टर वक्त आएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बीमार हो जाएगा, हमारा बीमार ये इलाज करने के लिए ताकत नहीं बचेगा। मनोवादी जानबूझकर ये कर रहे हैं। तो आइए आप सब यूनाइटेड हो जाइए और देश को बचाइए। थैंक यू।